नमस्कार। आज 24 दिसंबर 2025 है और हम बांग्लादेश में आए एक बड़े राजनीतिक तूफान के बाद की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा तूफान जिसने दशकों पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका। बिल्कुल। शेख हसीना के जाने के बाद सत्ता अब एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में है। पर सवाल ये है कि क्या एक आदर्शवादी का विजन दशकों की जहरीली राजनीति और सड़कों पर उतरे गुस्से को एक नए लोकतंत्र में बदल सकता है? और हमारे स्रोत यही बताते हैं कि वो सिर्फ चुनाव नहीं कराना चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पूरा का पूरा द्वितीय गणराज्य या सेकेंड रिपब्लिक बनाने की सोच रहे हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पूरी तरह से नई शुरुआत करने की कोशिश है। तो ये द्वितीय गणराज्य का आइडिया, इसकी नींव क्या है? हमारे पास ये जुलाई नेशनल चार्टर 2025 का जिक्र है। इसमें ऐसा क्या है जो पहले नहीं था? देखिए, दिलचस्प बात यही है, ये चार्टर बांग्लादेश की उस राजनीति पर सीधा हमला है जिसे विनर टेक्स ऑल कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब जो जीता वो अपने विरोधियों को कुचल देता है। ये उसे रोकने की कोशिश है। तो इसमें प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव है कि प्रधानमंत्री सिर्फ 2 बार बन सकेगा। संसद में एक दूसरा सदन होगा ताकि किसी एक पार्टी का पूरा कंट्रोल ना हो। और जजों और दूसरे जरूरी पदों पर नियुक्तियां सरकार के हाथ से बाहर होंगी। मतलब ये भविष्य में किसी और शेख हसीना या किसी भी तरह के तानाशाह को रोकने का एक ब्लूप्रिंट है। सही बात है। और इसे लागू करने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। वो चुनाव के साथ साथ एक जनमत संग्रह वाली बात है ना? बिल्कुल। रणनीति ये है कि 12 फरवरी 2026 को जब लोग वोट डालने जाएं तो वो सिर्फ नेताओं को न चुने बल्कि देश के पूरे सिस्टम को बदलने पर अपनी मोहर लगाएं। ये तो बहुत बड़ा दांव है। बहुत बड़ा। तो ये तो हुई राजनीतिक ढांचे को ठीक करने की बात। लेकिन कोई भी नया ढांचा एक खोखली अर्थव्यवस्था पर खड़ा नहीं हो सकता, और यूनुस को तो विरासत में वही मिली है। हाँ, और सरकार के श्वेत पत्र का वो आंकड़ा तो दिमाग घुमा देता है कि 2009 से 2023 के बीच हर साल औसतन 16 अरब डॉलर देश से बाहर भेजे गए। और यही वो सड़न है जिसे यूनुस जड़ से खत्म करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि ये विनर टेक्स ऑल वाली राजनीति ही थी जिसने इस भ्रष्टाचार को इतना बढ़ाया। इसीलिए उनका विजन सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक भी है। ये 3 शून्य वाला सपना। हाँ, 3 शून्य। शून्य गरीबी, शून्य बेरोजगारी और शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। मतलब इसे जमीन पर कैसे उतारेंगे? अपने सोशल बिजनेस मॉडल के जरिए। ये क्रांतिकारी विचार है, मैं कहूंगा। सोशल बिजनेस? हाँ, मतलब ऐसे बिजनेस खड़े करना जिनका मकसद अमीर शेयर होल्डर्स को और अमीर बनाना नहीं, बल्कि समाज की कोई समस्या सुलझाना हो। अच्छा। जो भी मुनाफा होगा वो वापस बिजनेस में ही लगा दिया जाएगा। सोच ये है कि युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाया जाए, उद्यमी। ठीक है। तो इस पूरी उथल पुथल के बीच विदेश नीति का क्या? पड़ोसियों के साथ रिश्ते भी बदल रहे हैं। बिल्कुल, खासकर भारत के साथ, जहां शेख हसीना ने शरण ली है वहां रिश्ते तनावपूर्ण तो हैं। इसे यूनुस की टीम 360 डिग्री कूटनीति कह रही है। 360 डिग्री मतलब? सीधा मतलब है कि बांग्लादेश अब खुद को सिर्फ भारत के प्रभाव क्षेत्र के तौर पर नहीं देखना चाहता, वो इस छवि से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन क्या ये यथार्थवादी है? मतलब बांग्लादेश भौगोलिक और आर्थिक रूप से भारत से इतना जुड़ा हुआ है? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। पश्चिम, खासकर अमेरिका की तरफ झुकना क्या भारत को नाराज करने जैसा नहीं होगा? जोखिम तो है, पर यूनुस पश्चिम में अपनी छवि का फायदा उठा रहे हैं। वहां उन्हें लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर देखा जा रहा है। वो इसी गुडविल को भुनाकर बांग्लादेश के लिए एक नई स्वतंत्र जगह बनाना चाहते हैं। तो एक तरफ ये बड़े बड़े विजन्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत वो तो बहुत जटिल है। बिल्कुल, चुनौतियां भी कम नहीं है। एक तरफ अवामी लीग पर बैन लगाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, और दूसरी तरफ देश के अंदर एक नई ताकत उभर रही है। हाँ, छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी। ये वही छात्र हैं जो क्रांति लाए थे, और अब वही ताकत एक तरह से समस्या बनती दिख रही है। अपने नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद वो हिंसा पर भी उतर आए हैं। और यहीं यूनुस का आदर्शवाद सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। कैसे? वो कानून का शासन स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन सड़कों पर क्रांतिकारी न्याय की मांग हो रही है। दीपू चंद्रदास जैसे अल्पसंख्यक व्यक्ति की लिंचिंग जैसी घटनाएं बताती हैं कि भीड़ का गुस्सा किस तरह बेकाबू हो सकता है। ये धार्मिक अल्पसंख्यकों में डर पैदा कर रहा है, और ये यूनुस के पूरे विजन के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
तो इस डीप डाइव का सार ये है कि मोहम्मद यूनुस की लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्ट सिस्टम से नहीं बल्कि उस अराजकता से भी है जो उसी सिस्टम को उखाड़ने से पैदा हुई है। वो एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि एक सभ्यतागत बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका भविष्य 12 फरवरी 2026 के चुनाव और जनमत संग्रह पर टिका है। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, यूनुस का पूरा दांव उन युवाओं पर है जो इस क्रांति को लेकर आए। हाँ, पर क्या क्रांति की आग पर सवार होकर सत्ता में आए वही युवा अब एक स्थिर कानून से चलने वाले लोकतंत्र के रक्षक बन पाएंगे, या फिर क्रांति से निकली यही ऊर्जा देश को और गहरी अस्थिरता में